नमस्कार दोस्तों, क्लिस्टो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, जो हमने अपनी लास्ट क्लास थी हमने उसमें देखा था कि जो जीडीपी है, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी क्या होते हैं। अब इसी में आज आगे बढ़ते हुए जो एनएनपी है या एनएनपीएफसी जो है, जिसको हम आम भाषा में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं, वो क्या होता है, आज वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ व्यक्ति इसमें ऐसे हो जिन्होंने पहली वीडियो हमारी देखी हो, वो इस वीडियो पर आए हों, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो खासकर उन्हीं के लिए हम 1 मिनट देने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए भी जो पहले वीडियो देख चुके हैं, ताकि जो हमारी पिछली वीडियो है वो रिकॉल हो जाए और आज का टॉपिक आसानी से समझ में जाए। तो इसलिए ये 3 टॉपिक जो है उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले सिर्फ 1 मिनट में, और फिर अपने आज की टॉपिक जो है हमारा हम उस पर उन्मुख होंगे। देखिए, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। देखिए, जैसे ये कोई 2 देश है, ठीक, कोई भी 2 देश मान सकते हैं। आप इसको इंडिया मान सकते हैं, ठीक, इसको मान सकते हैं आप यूएसए। देखिए, अब इस देश की सीमा के भीतर जो भी वस्तुओं का, सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके टोटल योग को, टोटल मूल्य को हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि वो होती है हमारी या किसी भी देश की जीडीपी। अब इस जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालते हैं? जीएनपी से क्या यहाँ पे क्या रहा है? नेशनल। नेशनल मतलब उस देश की लोगों की बात, उस देश के लोगों की बात। मतलब जैसे हो सकता है कि हमारे देश से कुछ लोग यूएसए में काम करने गए हों, और ऐसा भी हो सकता है जैसे यूएसए से कुछ लोग हमारे देश में काम करने आए हों। अब हम जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीएनपी निकालेंगे जो जीडीपी है, जैसे जो हमने जीडीपी पहले निकाली हुई है, उस जीडीपी में हम कौन सी आय जोड़ेंगे? हम वो आय जोड़ेंगे जो हमारे यहाँ के निवासी, हमारे यहाँ के नागरिक किसी और देश में काम कर रहे हैं। जैसे माना यहाँ से कुछ एक्स लोग जो है काम करने के यूएसए में, हम उसकी आय को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जो फिर विदेशी हमारे देश में रहकर पैसा कमा रहे हैं, या कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में रहकर पैसा कमा रही है, उसको क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे वाई क्यू। इस तरह से जो चीज़ निकलेगी उसको हम बोलेंगे जीएनपी, ठीक, जीडीपी, जीएनपी। और एनएनपी क्या है? एनएनपी मतलब जब हम इस जीएनपी में से, किससे? इस जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास को माइनस कर देते थे, तो उसी को बोलते थे हम एनएनपी। मूल्य ह्रास मतलब जो वस्तु है, उस वस्तु की जो वैल्यू में जो घिसके, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि उसकी जो घिसावट के बाद जो उसकी मूल्य में जो कमी आई है, उसी को बोलते हैं हम मूल्य ह्रास। इस तरह जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो उसका बेस था, हमने उसको पढ़ा, और अब हम आज के टॉपिक की ओर उन्मुख होते हैं। अब देखिए, जो ये एनएनपी था, एनएनपी को 2 आधार पर मापा जाता है। एक आधार होता है फैक्टर कॉस्ट, एक आधार होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं उसको, फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य, मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य। लागत मूल्य का मतलब उस कंपनी को, जो कंपनी किसी, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी, अपनी कंपनी में किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको बनाने में जो आधारभूत उसकी जो लागत है वो क्या है। जैसे उसने कितने रुपए की ज़मीन ली है जिस पर फैक्ट्री बना रहा है, उसमें कितने की लेबर लगी है, कितने का उसका कैपिटल लगी है, जो पूंजी है, बिल्डिंग बनाने में उसको कितना खर्चा आया है, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ उसको लेने में कितना खर्चा आया है, इसको बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। यानी कि उस वस्तु का प्रोडक्शन करने में उसको कितना मूल्य लगा है, ठीक। अब दूसरे जो होता है वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब वस्तु के बनने के बाद वो वस्तु जब मार्केट में जाती है, वो मार्केट में कितने रुपए की वहाँ पर उपलब्ध है उपभोक्ताओं के लिए, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब मार्केट जब वस्तु बनकर वहाँ पर जाती है तो उसमें कुछ परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे आता है? उस पर कुछ ऐसा होता है कि प्रोडक्शन के बाद वो कुछ सरकार को टैक्स देता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि सरकार यदि किसी उद्योग को, किसी इंडस्ट्री को कुछ अपनी सपोर्ट देना चाहती है, तो वो उनको कुछ सब्सिडी भी देती है। इस तरह उन सब को जोड़कर, घटाकर आपस में एक मार्केट प्राइस तय किया जाता है। अब उसी को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है, जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य कैसे निकाला जाता है? जैसे देखिए, मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस माना किसी वस्तु का 120 रुपये है। अब हमें इस फैक्टर कॉस्ट पे इसकी हमें लागत मूल्य निकालनी है कि इस मार्केट प्राइस से जो बाजार का मूल्य है उससे हमें लागत मूल्य हम कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे पहले उसने इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो टैक्स कितना शामिल है, हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब जो चीज़ उसकी जेब से जा रही है हम वो माइनस कर रहे हैं। अब जो चीज़ उसकी जेब में आएगी उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सरकार ने उसको कुछ सब्सिडी दी हो, उसमें सरकार ने कुछ उस इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए कुछ हेल्प की हो, तो जो हम वो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम सब्सिडी, उसको क्या करेंगे? हम उसको माइनस कर देंगे। माना वो थी 5 रुपये, तो 120 में से 10 गए 110 और 5 हम उसमें जोड़ देंगे, तो क्या बोलेगा? 115 रुपये उसका था
फैक्टर कॉस्ट। इस तरह ये फैक्टर कॉस्ट जो लागत मूल्य और बाजार मूल्य को हम निकालते हैं। अब जो एनएनपी जो एफसी है, हमने ये एनएनपी एफसी तक जो हमने अपनी यात्रा की वो इसलिए की क्योंकि जो एनएनपी एफसी है उसी को, जो ये टेक्निकल भाषा है, उसी को आम भाषा में हम बोलते हैं नेशनल इनकम, या किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की जो आय होती है वो होती है टेक्निकल भाषा में एनएनपी एफसी। अब राष्ट्रीय आय निकल चुकी है, राष्ट्र की आय निकल चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़ा परिवार है उसकी आय निकल चुकी है। अब हम यदि एक प्रत्येक व्यक्ति की हमें आय निकालनी हो तो उस बड़े परिवार में जितने लोग हैं उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे, उस मात्रा को, तो हमारी क्या निकल जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। जैसे नेशनल इनकम कितनी निकल गई, माना नेशनल इनकम थी 100 रुपये। अब हमने देखा कि उस देश में, उस परिवार में कितने लोग थे, उस लोग थे 20 लोग थे, तो कितनी आय, हम एक व्यक्ति की कितनी आय होगी, 5 रुपये। ये हाइपोथेटिकली, मतलब एक संख्या वैसी ली है हमने। इस तरह जो नेशनल इनकम से हम प्रति व्यक्ति आय पर पहुंचे। और अब देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित जो डेटा है वो कौन कलेक्ट करता है, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, एक संस्था है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। यही वो संस्था है जो एनएनपी एफसी वगैरह, जो इससे संबंधित जो सारे डाटा है उसको कलेक्ट कर जो राष्ट्रीय आय निकालती है, राष्ट्रीय आय के बाद प्रति व्यक्ति आय निकालती है, यही वो संस्था है। अब ये डाटा कहाँ से लेती है, देखिए 3 क्षेत्र होते हैं। किसी भी इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के नाम से जानते हैं। देखिए, प्राइमरी में वो क्षेत्र आते हैं, प्राइमरी में वो, देखिए ये 3 चीज़ ऐसी थोड़ा सा ध्यान से सुनने योग्य है। प्राइमरी में वो क्षेत्र आते हैं जिनका उत्पादन ज़मीन से होता है। ज़मीन से कैसे, जैसे खेती हो गया, खनन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें जो ज़मीन से मतलब प्रोडक्शन होता है उन चीज़ों का, उसका जो मूल्य होता है उसको हम शामिल करते हैं प्राइमरी में। जैसे आलू, आप इसमें गिन सकते हैं किसको, आलू को, ठीक, कहाँ से निकला, ये ज़मीन से निकला। अब इस आलू के बाद आलू को हम कहाँ ले जाते हैं, हम फैक्ट्री में ले जाते हैं। अब फैक्ट्री में यदि हम ले गए उसका, वहाँ मशीनों से वो निकला, उसने निकलने के बाद उसने क्या बनाया, उसने बनाया चिप्स, ठीक। अब जो ये चिप्स बन रहा है या इस तरह का कोई भी चीज़ जो ज़मीन से पदार्थ निकलने के बाद वो फैक्ट्री में जा रही है, फैक्ट्री उसका अपना कुछ नया नया मटेरियल बना रही है, उस तरह की उस तरह की जो चीज़ें बनती है या उस तरह के जो पदार्थ जिसमें शामिल होते हैं उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी एरिया, ठीक। प्राइमरी में मतलब जो ज़मीन से निकल रही है, सेकेंडरी में मतलब उस ज़मीन को प्रोसेसिंग, ज़मीन से निकली हुई चीज़ों का प्रोसेसिंग करके जो नई नई उत्पाद बनाए जा रहे हैं किसी फैक्ट्री में, किसी उसमें जाकर, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। टर्शियरी में शामिल होती हैं सिर्फ सेवाएं, सर्विस, जो जिनका प्रोडक्शन नहीं होता। सर्विस मतलब आपको हॉस्पिटल में जो सर्विस मिल रही है, आपको, आप हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर आपको सर्विस मिल रही है, या कुछ और आपको सर्विस मिल रही है। जैसे आप कहीं किसी बार्बर की शॉप पर आप जाते हैं, वहाँ पर आपको सर्विस मिलती है, किसी डॉक्टर के आप वहाँ पर जाते हैं, वो सर्विस मिलती है। इस तरह की जो सर्विस होती है वो शामिल होती है हमारी टर्शियरी एरिया में। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के कुछ टाइम बाद तक भी ये था कि जो प्राइमरी एरिया था, जो प्राइमरी सेक्टर था, उसकी कंट्रीब्यूशन जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में 50% से प्लस थी, लगभग 52% उसका कंट्रीब्यूशन था। यानी कि अगर देश के पास 100 रुपये होते थे तो 100 रुपये में से 52 रुपये कहाँ से आते थे, खेती वगैरह से, जो कोयले वगैरह से, खनन वगैरह से, जो ज़मीन से डायरेक्ट निकलते उससे आते थे। इसलिए उस टाइम पर किसानों की वैल्यू भी आप देखते हैं कि ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या है, अब जो है इसका रिवर्स हो चुका है। रिवर्स कैसे हो चुका है, जो टर्शरी एरिया है यानी कि जो सर्विस एरिया है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग है 55%, और जो सेकेंडरी एरिया यानी कि जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसका एरिया है लगभग, मतलब उसका जो वैल्यू है, उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो है लगभग 30%। और जो प्राइमरी वैल्यू है, जो किसानों वाला एरिया है, जो खेती वाला एरिया है, जो खनन वाला एरिया है, उसका कंट्रीब्यूशन घटकर रह गया है सिर्फ 15%। अब कंट्रीब्यूशन इतना है, इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि किसानों को या इस तरह के लोगों को आप मतलब वो कितनी समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन कम है, तो इसलिए सरकार भी वो उनको महत्व जो है उस तरह जो उनको मिलना चाहिए था, जो पहले मिलता था, वो नहीं दे पाती है। इस तरह ये चीज़ें आपने देखी कि किस किस का कंट्रीब्यूशन है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें थोड़ा सा, तथ्य है तो जाहिर सी बात है वो रटने पड़ेंगे, लेकिन रटने से पहले उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस ने कैसे दिया। देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो किया गया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आप जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे।
दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में जो आय बताई थी, जो राष्ट्रीय आय निकाली थी, वो बताई थी उन्होंने कि प्रति व्यक्ति की जो आय है भारत में वो 20 रुपये है। कि टोटल जो आय है, आय से मतलब कि पूरे देश की उन्होंने आय निकाली, उसको फिर जनसंख्या से विभाजित किया और आय निकाली, और जो बताई फिर उसको कहा गया कि और बताई तो वो बताई उन्होंने 20 रुपये। फिर 1901 में लॉर्ड कर्जन जो थे, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने बताई थी लगभग 30 रुपये। कई बार जो एक साइंटिफिक रूप से या एक सही पैमानों का यूज़ करके जो आय निकाली गई, वो निकाली गई वेंकट राव द्वारा 1931-32 में, और उन्होंने आकलन किया और तो बताई थी 62 रुपये आए। इस तरह जो याद करने योग्य है वो तथ्य ये है कि पहली बार किसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने। और इनका एक सिद्धांत हो रहा है, आप बताइएगा हमें कमेंट में कि इन्होंने जो अंग्रेज़ों की जो आर्थिक पॉलिसी थी उससे संबंधित एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम क्या है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में 30 रुपये बताई, वी के राव ने 1931-32 में 62 रुपये बताई। और देखिए आज मतलब हम आज़ादी के बाद से हमने कितना लंबा सफ़र तय किया कि कहाँ हमारी आय 1931-32 में 62 रुपये है, और आज हमारी आय जो है वो 2085 US डॉलर है। यानी कि आप 2085 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी डॉलर की वैल्यू है, ठीक है। आप नॉर्मल 80 रुपये से भी करेंगे तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा हमने सफ़र तय किया है अपनी आज़ादी के बाद से। तो इस तरह ये सारा नेशनल इनकम और उसका टॉपिक था। अब देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पर आप एक चीज़ और बोल सकते हैं, जैसे कि 2085 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं भारत में हर व्यक्ति के पास। अब आप ऐसे भी देखते हैं कि किसी के पास, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 100 रुपये या 100 डॉलर भी नहीं है। तो ये मामला है आर्थिक असमानता का। आर्थिक असमानता मतलब क्योंकि भारत में लगभग टॉप 10% के लोग हैं, जो ऊपर के परसेंट लोग हैं, उनका 74% लोग आय पर, जो भारत की आय है उस पर कब्जा है। मतलब जो ऊपर के 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में जो ऊपर के 10 लोग हैं, उन 10 लोगों के पास भारत की कुल आएगा लगभग 74 रुपये या 74.5 रुपये। इस तरह वो आर्थिक असमानता का विषय है जिसको हम बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हमने जो टोटल डाटा था वो बताने की कोशिश की है। इस तरह जो नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति इनकम, GDP, GNP, NNP वाला जो टॉपिक था आज हमने समाप्त किया। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपकी समझ आए होंगे, और शुक्रिया।